चैनल किड्स लर्निंग मंत्रा न्यू नॉलेज। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। इसका माइंड मैप हम करेंगे, कंप्लीट माइंड मैप। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री। सो देखते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स और है हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस। इट्स अबाउट बिफोर एंड आफ्टर वर्जन ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो हिस्ट्री होता क्या है? History is nothing but the study of past events. And according to this chapter, according to the book, it is not according to book but in real life. हमारी असल ज़िंदगी में हिस्ट्री जो होती है दैट्स ऑल अबाउट बिफोर एंड आफ्टर वर्जन ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हिस्ट्री का बेसिकली मतलब ये क्या होता है कि पहले कोई चीज़ कैसी थी और अब कैसी है। ठीक है, उस चीज़ में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसमें मतलब डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ये सब होता है हमारा हिस्ट्री। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज़ अबाउट बिफोर एंड आफ्टर वर्जन ऑफ एनीथिंग एवरीथिंग। आप अपने आप कर सकते हैं बट बिफोर एंड आफ्टर वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाईलाइटेड। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिस्ट्री को डेट से रिलेट करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हिस्ट्री का मतलब होता है डेट्स एंड डेट्स का मतलब होता है हिस्ट्री। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हम सबको पता है। फिर भी जब वही हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में घंटी बजती है, टन। उस टन की जगह आता है डेट्स। ठीक है, ऐसी घंटी बजती है हमारे दिमाग में, डेट्स। सो जब भी हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही आवाज़ गूंजती है, वो है डेट्स की। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि डेट्स होती कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमने डेट्स को बड़ा हुआ बना के रखा है। ज़रा देखें कि डेट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या वो उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी हम उसे सोचते हैं। तो चलो देखते हैं। सो हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? Dates are equally important as the theory, mainly in history. तो देखो, ये है हमारी थ्योरी। सपोज ये है तराजू है और ये है हमारी डेट्स। तो ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों हैं हमारे इक्वली इम्पॉर्टेंट। थ्योरी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज डेट्स एंड डेट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज थ्योरी। ठीक है, तो वो बात अलग है कि पहले के टाइम पे लोग सिर्फ डेट्स पे ज़्यादा फोकस करते थे और थ्योरी पे इतना फोकस नहीं करते थे। आपकी बुक में दिया हुआ है ये पहले के टाइम पे लोग डेट्स पे फोकस करते थे एंड थ्योरी पे फोकस नहीं करते थे। क्योंकि वो सब ये सब चीज़ें मेंशन करते थे कि कब राजा का जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई एंड उसने कब कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसके बेटे हुए, कब उसने शादी करी, दैट ऑल थिंग्स। तो पहले के लोग डेट्स को इम्पोर्टेंस देते थे बट इन मॉडर्न टाइम डेट्स आर इक्वल टू थ्योरी। सो डेट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द थ्योरी, मेनली इन हिस्ट्री में डेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। अगर आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो उसमें कोई डेट्स आ जाएँ तो डेफिनेटली आपको उसको रिमेंबर करना पड़ेगा। बट ये बात नहीं है कि आप डेट्स याद कर लो फिर थ्योरी की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा कि हाँ ये डेट ऐसी है, ये डेट वैसी है। अब देखते हैं कि इसकी ब्रांच है विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी। सो विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट? कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं? मैंने अभी कहा कि डेट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज थ्योरी, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट होती है? ठीक है, डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं बट आखिर कौन सी डेट होती है? तो ये डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्टोरी राइटर। हिस्ट्री का जो भी राइटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिटरमाइन करता है। जैसे सपोज हमारी हिस्ट्री का राइटर है ब्रिटिश, जस्ट सपोज है ब्रिटिशर है हमारे हिस्ट्री का राइटर, तो किस पे फोकस करेगा? ब्रिटिशर्स पे फोकस करेगा, है ना। ही और शी विल फोकस ओनली ब्रिटिशर्स। सपोज अगर हमारा वो राइटर है इंडियन,
तो वो फोकस करेगा इंडियन पीपल के बारे में, है ना, इंडियन पीपल कैसे रहते थे, कैसे सफ़र करते थे। बट अगर वो ब्रिटिशर है देन ही विल डेफिनेटली फोकस ऑन द गवर्नर जनरल, उनका एडमिनिस्ट्रेशन। वो बताएगा कि हाँ लोग खुश थे इनके रूल में। इंडियन बताएगा कि हाँ इंडिया के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या वो स्ट्रगल करते थे, एंड इंडियंस डेफिनेटली नहीं खुश थे इनके रूल के अंदर। तो हमारी ये जो बुक है इसमें हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हिस्ट्री राइटर, ठीक है। और सेकेंड है ऑन विच सेट ऑफ इवेंट्स भी फोकस। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंडियन हिस्ट्री में जो भी डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अमेरिकन हिस्ट्री की डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आप इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इजिप्शियन हिस्ट्री की डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो डिपेंड्स ऑन विच सेट ऑफ इवेंट्स डू बी फोकस एंड व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री राइटर, नॉट हिस्ट्री राइटर, ओके। तो अब हमने पढ़ लिया है व्हाट इज़ हिस्ट्री, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। अब फाइनली हम पढ़ने वाले हैं पीरियडाइजेशन के बारे में। पीरियडाइजेशन एक्चुअली इसी का पार्ट है हमारी बुक में, बट बिकॉज वी आर मेकिंग अ माइंड मैप मैंने इसे सेपरेट कर दिया है, ओके। ओके, सो पीरियडाइजेशन की डेफिनेशन होती है एक्ट ऑफ डिवाइडिंग पीरियड और स्पैन ऑफ टाइम इनटू स्मॉलर पीरियड्स। कंफ्यूज हो गए, दिमाग चकराने लगा, तो इसलिए इसको मैंने बहुत सिंपल उसमें लिख लिया है, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग टाइम इनटू पीरियड्स। सपोज़ ये है हमारी टाइम लाइन, ठीक है। हमारा देन जब से हमारी पृथ्वी पैदा हुई है अब तब से लेकर अब तक, अब हम इसको अगर ऐसे पीरियड्स में डिवाइड कर दें तो इस डिवाइडिंग की प्रोसेस को कहते हैं पीरियडाइजेशन। अब पीरियडाइजेशन हम ऐसे ही नहीं कर सकते जैसे मैंने ऐसे 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 कर दी। पीरियडाइजेशन इज़ नॉट दैट सिंपल एज इट सीम्स टू बी। पीरियडाइजेशन के अपने कुछ फंडे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक जेम्स मिल ने अपना खुद का एक पीरियडाइजेशन किया था, वो भी इंडिया का, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया था। तो चलो देखते हैं क्या पीरियडाइजेशन किया है ब्रिटिशर्स ने, हमको कुछ अच्छा तो देंगे ही नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ओके, पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल, ठीक है। James Mill was an Scottish philosopher and economist. He wrote and book A History of British India in 1817। देखो डेट आ गई, सो डेट को आपको याद रखना है। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जेम्स मिल रोट अ बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817, जिसमें कि उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करा था। उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करा था इन 3 पार्ट, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जैसा कि मैंने कहा था पीरियडाइजेशन ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ओके, देयर शुड बी सम एजेंडा। तो इन्होंने एक एजेंडा निकाला है, वो है रिलीजियस एजेंडा, ठीक है, रिलीजियस एजेंडा। अब इसमें आपको सुनते से ही अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसमें रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए देख लेते हैं इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हमारी हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिकली या साइंटिफिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये पहली प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ रिलीजियस डेवलपमेंट दिखा रहा है, रिलीजियस चेंज दिखा रहा है कि हाँ हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम रूलर्स आए, मुस्लिम रूलर्स के बाद ब्रिटिश रूलर आए। ये मतलब पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये रूलर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले थे हिंदू रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य 6th में पढ़ा था। फिर आए हमारे मुस्लिम रूलर जो कि हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, वो अकबर और शुजाउद्दौला ये सब, ठीक है। इसके बाद आए ब्रिटिश को हम क्रिश्चियंस भी कह सकते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स मोस्ट ऑफ देम क्रिश्चियंस थे, ठीक है। तो शोज़ रिलीजियस डेवलपमेंट, इसमें ना कोई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, ना कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ना सोशल डेवलपमेंट है, कुछ नहीं है। और तो और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम ये वाला जो पीरियड था, इसमें जो हमारे लोग थे, मीन्स जो हमारे इंडियंस थे, उनमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस टैबूज़ था, उनका माइंड डेवलप नहीं था, साइंटिफिकली भी डेवलप नहीं था। वो साइंस के नाम पे कुछ भी कर रहे थे, मतलब ऐसे मतलब ख़राब बातें ही लिखी हैं। तो इसलिए ये था ठीक है। अब आपको समझ आ गया इंडियन हिस्ट्री को हमने नहीं, जेम्स मिल ने किस तरह से डिवाइड किया, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। ओके, सो जेम्स मिल वाला आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल, आई होप आप सभी को समझ आ गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ वेस्ट और द वर्ल्ड। जब वेस्ट से पीरियडाइजेशन आई है या फिर जो पीरियडाइजेशन के ऊपर पूरी दुनिया की हिस्ट्री डेवलप, पता नहीं क्या कहते हैं, पूरी दुनिया की हिस्ट्री टिकी हुई है, उस पीरियडाइजेशन को एक बार देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं उस पर, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री हमारी।
हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है। अब आप कहोगे हाँ ये तो नॉर्मल हिस्ट्री है, हमने 6th में भी पढ़ी थी, 7th में भी पढ़ी थी। 7th में हमने ये पढ़ा था एशियन, मेडिवल, मॉडर्न और जेम्स मिल वाला शायद हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो हिस्ट्री को एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया गया। अब इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि मॉडर्न मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिकल, साइंटिफिकल एंड डेवलपमेंटल ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है, और ग्रोथ। बट इंडिया डू नॉट डिड एनी ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारे इस जो पीरियडाइजेशन में वेस्ट लिया है हमने, यहाँ पर मॉडर्न का जो मतलब होता है उसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिकल और साइंटिफिकली डेवलपमेंट। बट हमारी इंडिया में तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, उल्टा हमारी इंडिया और एग्जॉस्ट हो गई, इकोनॉमिकली लो हो गई, इसकी कोई साइंटिफिकल डेवलपमेंट नहीं हुई, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ना अर्बनाइजेशन हुआ। तो इंडिया में इनमें से कुछ भी नहीं करा, उल्टा वो इसके अपोजिट चल रही थी मॉडर्न पीरियड में। ठीक है। तो अब उन लोगों ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया है ना, उसको हम एक नाम दे देते हैं कॉलोनियल पीरियड। क्या नाम दे देते हैं उसको हम? कॉलोनियल पीरियड। ठीक है। कॉलोनियल पीरियड हम नाम दे देते हैं हमारे जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज कॉलोनियल पीरियड फॉर इंडिया। ठीक है। तो कोलोनाइजेशन मतलब क्या होता है? कोलोनाइजेशन मतलब इस्टेब्लिशिंग अ कॉलोनी, यही सब समझ आ रहा है। कॉलोनी मतलब जिस कॉलोनी में आप लोग रहते हैं वो वाली कॉलोनी। तो हाँ वैसा ही कुछ है, बट एग्जैक्ट वैसा नहीं है। कॉलोनी मतलब कंट्रोल ऑफ वन कंट्री बाय अनदर। ये एक कंट्री है इंडिया। ठीक है। ये हमारी प्यारी सी कंट्री है, आज़ाद घूम रही थी कब तक? मेडिवल पीरियड तक। फिर दूसरी कंट्री आ गई यहाँ पर, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने आके इसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, तो ये क्या बन गई? ब्रिटिश कॉलोनी। इंडिया बन गया इसके साथ हमारा ब्रिटिश कॉलोनी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। और डेफिनेटली कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में लूटिंग होगी, मतलब लूटिंग मतलब लूटना होगा, उनके रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा, उनको पूरी तरह से एक्सॉस्ट कर लेना कॉलोनी को। तो ये सब होता है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग वन कंट्री बाय अनदर इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। ओके। सो अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट पूरा क्लियर कर लिया है, व्हाट इज हिस्ट्री, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट एंड पीरियडाइजेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस साइड की तरफ, जो है हाउ डू वी नो अबाउट दिस हिस्ट्री। ओके। हिस नहीं है, हिस मतलब वो लड़का नहीं, हिस मतलब हिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मैंने, बिकॉज देयर वॉज नो स्पेस। ओके। तो चलो ये करते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट हिस्ट्री। So we know about history by the help of administrative records and non-administrative records. Administrative records में हमें पता चलता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स और लेटर्स एंड सर्वेज से। इन चारों चीज़ों से ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बनते हैं, चारों चीज़ें मिलाकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कैसे? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जैसे एफआईआर और फॉर्म्स एक्सेट्रा, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स एफआईआर लिखते हैं वो हम लोग पढ़ते लेते हैं कि हाँ ये क्राइम्स होते थे उस टाइम पे, ऐसा ऐसा होता था। और जो फॉर्म्स फिल करने के लिए स्टूडेंट्स को दिए जाते थे, तो उससे हमें पता चला क्या क्या क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ये इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए। अब बढ़ते हैं रिकॉर्ड्स की तरफ। तो रिकॉर्ड्स में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं हमारे, और हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम लोग आर्काइव्स में प्रिजर्व करके रख देते हैं। हम लोग नहीं, मतलब ब्रिटिशर्स। ओके। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम लोग आर्काइव्स में मतलब प्रिजर्व करके रखते थे। So letters. An officer sends a letter about problems and other conversations. तो ऑफिसर्स आपस में मतलब कन्वर्सेशंस करते रहते थे कि हाँ मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास। फिर वो रिप्लाई में भेजते थे सोल्यूशन। फिर जब कभी इन्हें हेल्प पड़ी तो ये बोलते थे हाँ मुझे भाई ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन बता दे इसका। तो इस तरह से लोग कन्वर्सेशंस करते रहते थे। ठीक है। फिर जो हमारे ये जो ऑफिसर्स हैं अपनी फैमिली से तो डेफिनेटली बात करेंगे ही, क्योंकि इतने सालों से या इतने महीनों को ये अपनी फैमिली से बिना बात करे रह ही नहीं सकता। तो अपनी फैमिली को लेटर से भेजते थे, हाँ मैं ऐसा ऐसा हूँ, ये खाता हूँ, ये करता हूँ,
ठीक है। तो फिर उनकी फैमिली भी रिप्लाई में भेजती हो कि हम भी ऐसे हैं, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, रेवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर ये गुड्स नहीं आ रहे हैं, आप इंडिया से आते टाइम ये गुड्स ले आइएगा, ये चीज़ें ले आइए। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ, ब्रिटेन में ये चीज़ें लैक करती थी और इंडिया में ये चीज़ें भर भर के थी। या फिर हमें पता चलता है कि किस टाइप की कन्वर्जेशन, यार बार बार क्यों अटक रहा है, कन्वर्जेशन ये लोग करते थे। अब बढ़ते हैं हम लोग सर्वेस की तरफ। तो सर्वेस में प्रैक्टिस ऑफ सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। ये सर्वे की जो प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी थी ब्रिटिश एरा में, क्योंकि ब्रिटिश सोचते थे इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये लोग बोटानिकल, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सेट्रा बहुत सारे सर्वेस करते थे, फॉरेस्ट सर्वेस एंड हिस्टोरिकल सर्वेस, बहुत सारे सर्वेस कर देते हैं, ये सब करते थे। ठीक है। और सेंसस भी स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, जनगणना जो कहते हैं 11 साल के बाद होती है, 2011 में हुई थी, 2022 में नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो शायद से अब इसका रिज़ल्ट आने वाला है, राइट। तो अभी होने वाली है। ठीक है। तो हाँ, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स आई होप बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स की तरफ से। तो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है दे टेल अस अबाउट द नीड ऑफ पीपल, मतलब लोगों को क्या क्या ज़रूरतें होती थी उस टाइम पे और उनकी डेली ज़िंदगी के बारे में बताया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हमको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के, सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की अराउंड घूमती रहती थी। और इसमें इंडियंस का शायद 1% से भी कम, 1 to 5% वो इंडियंस के बारे में हमें 1 to 5% ही पता चलता है। बट जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे इंडियंस ने ही लिखे हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, इसलिए ये हमारे इंडियंस यानी कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट जिसमें बांग्लादेश और वो सब इंक्लूड होता है, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दे टेल अस अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों को क्या क्या ज़रूरतें थी उस टाइम पे, लोग क्या क्या चेंज लाना चाहते थे, लोग चाहते थे कि हमारी सरकार ऐसी हो, हमारी सरकार वैसी हो, है ना। और वो भी हम उनके डेली लाइफ्स, लोगों की डेली ज़िंदगी के बारे में भी बताते हैं ये नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। इन नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में क्या क्या आ जाता है, इन नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़, पोएम, स्टोरीज़। लोग अपनी आत्मकथा लिखते थे, कुछ लोग किसी और इंसान की आत्मकथा लिखते थे, और पोएम्स हैं जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम, और स्टोरीज़ बहुत सारे ऐसे, प्रेमचंद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टोरीज़ बहुत पॉपुलर हुई हैं जो कि स्ट्रगल से रिलेटेड है, ब्रिटिश एरा में स्ट्रगल्स। और अब तो मूवीज़ भी आ गई हैं जिससे हमें पता चलता है कि कितना स्ट्रगल करा था हम लोगों ने ब्रिटिश एरा में। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम और कबीर के दोहे, कालिदास के दोहे। संस्कृत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि लोगों की लाइफ्स कैसी थी ब्रिटिश एरा में, एंड इवन उससे पहले कैसी थी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, हिस्ट्री इज़ मेनली सर्टनली अबाउट चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर वर्जन। तो इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे कि बिफोर ब्रिटिश हमारी लाइफ कैसी थी, बिफोर ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल हमारी लाइफ कैसी हो गई है। तो बिफोर एंड आफ्टर वाला आपको समझ आ रहा है इस चैप्टर में, इवन इस बुक में। ओके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं और उन्हें कोई रिविजन बाइट्स की ज़रूरत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो किसी एक दोस्त को जिसको इसकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। यूज़फुल लगा हो देन लीव अ कमेंट डाउन, एंड बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।